हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग मोल के एप्लीकेशन को स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर हमें मोल डिस्कस करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत बार ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे होंगे कि जिसमें हमें रिएक्टेंट के वेट दे रखा होता है, वॉल्यूम दे रखा है या नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होते हैं। तो उन मोल्स से हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो एप्लीकेशन पार्ट है इसको हम लोग देखने वाले हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे। हमारे पास में रिएक्शन जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक ही रिएक्टेंट होता है, तो उसमें तो डायरेक्ट कि आपको किसी दूसरे रिएक्टेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा, दूसरे रिएक्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा एंड डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। सो ए जो है हमारे पास ये एक सिंपल एक ही रिएक्टेंट है, तो जितना आपके पास में है उसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास में आती है वो आती है जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास में दो रिएक्टेंट है ए और बी, ए प्लस बी, यानी कि दो रिएक्टेंट हैं हमारे पास और वो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस रिएक्शन में कौन सा ऐसा रिएक्टेंट होगा जो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। उसके लिए हमें वहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट का होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसके प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करता है, उसका प्रोडक्शन डिपेंड करता है जिस सब्सटेंस का अमाउंट लिमिटेड है। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास में एक्सेस में है तो उससे तो कोई हमें वहाँ पे प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करना होगा, लेकिन जो हमारे पास में लिमिटेड अमाउंट में है तो जो लिमिटेड अमाउंट में होता है वही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो इन सब का डिस्कशन आज के इस लेक्चर में होगा एंड आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर ज़रूर देखा होगा। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बेसिक सा मोल कैलकुलेशन करा था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने सीखे थे। क्लियर। एंड आप लोगों ने होमवर्क ज़रूर करा होगा, तो फिर भी अगर उसमें से कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग प्रॉपरली मोल के जो एप्लीकेशन पार्ट होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो जो भी हमें केमिकल इक्वेशन गिवन है उसको सबसे पहले हमें बैलेंस करना होगा। सही है। और बैलेंसिंग का जो मेथड होता है, जब तक हमारे पास में कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा सा अलग तरीका होता है, जो हम रेडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। मेनली अगर हम बात करें कि जो नॉर्मली हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो आपने 9th एंड 10th में ज़रूर पढ़ा होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड ये सबसे आसान मेथड होता है। कुछ लोग इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो आपको वो नहीं करना है, फालतू की मैथ्स लगा रहे होते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो देखते हैं किस तरीके से बैलेंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में कोई भी एक रिएक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल H2 डिसोसिएट होता है H2 प्लस O2 में। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, अब से आप याद रखेंगे कि जब भी हम मोल कैलकुलेशन इन रिएक्शन बात कर रहे होंगे तो रिएक्शन को पहले बैलेंस करना है। ये ज़रूर चेक करना है कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। और बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया होता है और उसकी रिएक्शन नहीं गिवन होती है, कि आपको सिर्फ रिएक्टेंट बोला गया कि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो आपको मेन प्रोडक्ट ही दिया होता है रिएक्शन में, साइड प्रोडक्ट नहीं दिया होता, तो वहाँ बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। इसीलिए कुछ रिएक्शन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़रूर याद करेंगे, उसके लिए आपको NCERT ज़रूर पढ़नी है। क्लियर है। और धीरे धीरे टाइम टू टाइम याद होती जाएगी। लेकिन जब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो आपको फिर साइड प्रोडक्ट भी देखना होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। क्लियर। जब रिएक्शन गिवन होती है तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा। क्लियर। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
H2 डिसोसिएट होगा H2 प्लस O2 के अंदर। क्लियर है? तो ये जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका तो ये है कि हमारे पास में देखें, रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ तक क्लियर है? बट रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन है वो 1 है, बट प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है वो 2 है। तो बहुत सिंपल सा हम लोग काम कर सकते हैं कि इसके आगे हम लोग क्या लगा दें, हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 होगा। सो प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन 1 हो गया एंड रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो अगर हम बात करें कि दोनों साइड जो है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बैलेंस हो चुका है, तो ये रिएक्शन को बैलेंस किया गया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर हम हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम तो दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। तो वो सेम ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2H2O gives 2H2 प्लस O2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है। यहाँ 1 1 और यहाँ 0.5 आएगा। यहाँ अगर हम बात करें 2 2 और 1 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग, तो सेम ही रेशियो बनना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। समझ में आया? यूनिटरी मेथड लगाओगे तो वो सेम ही आंसर आपको देगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमने रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं उसके आगे कुछ हमने वैल्यूज़ लिखी हैं। ये जो वैल्यूज़ होती है, इन वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज वैल्यूज़ आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। कि ध्यान रखेंगे आप लोग, सही है? तो मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखो हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी जो कि कन्वर्ट हो रही है C प्लस डी में। यहाँ तक क्लियर? ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ A B, यहाँ C और यहाँ D लिख देता हूँ। क्लियर? तो ये जो A B C एंड D लिखे हुए हैं, यानी कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d जो लिखे हुए हैं, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर? सो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक केमिकल जो रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन जो होती है, उसमें जो बैलेंसिंग करने के बाद जो नंबर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो ये चीज़ है। अब हम रिएक्शन को कैसे स्टडी करते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन किस तरीके से स्टडी होती है। तो देखो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बेसिक NH3 जो है वो डिसोसिएट होता है। आप सभी को पता है NH3 डिसोसिएट होता है N2 प्लस H2 में। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? तो ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल है, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। सो N2 प्लस 3H2 प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम 2NH3। सही है? अब इसको रीड करने का तरीका क्या होता है? बहुत बार लोग जो है वो गलती कर देते हैं इसको रीड करने में। तो देखो कैसे। फर्स्ट आप ये होता है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है। सही है? आप जब तक कुछ गिवन नहीं है आप स्टोइकियोमेट्रिक को स्टडी करो। स्टोइकियोमेट्रिक को ही आप क्या मान लो? मोल मान लो। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 मोल NH3 प्रोड्यूसेस, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग में आप लैंग्वेज ज़रूर याद रखेंगे। क्लियर है? सो देखें, ये 2 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 मोल NH2 प्रोड्यूस करेगा, प्लस साथ में 3 मोल H2 प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो 3 मोल H2 आ जाएंगे हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ है। सो एक तो आप इस मोल के पैटर्न में लिख सकते हैं कि 2 मोल NH3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ N2 एंड 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2। क्लियर? आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। अगर मैं इसको एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लूँ तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो क्या लिखा जा सकता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 प्रोड्यूसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ
3 मॉलिक्यूल ऑफ H2। क्लियर? तो आप इसको मॉलिक्यूल वाइज भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर हम बात करें इसी के अंदर, देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी PV इक्वल्स टू nRT। तो PV इक्वल्स टू nRT में अगर हम बात करें PV इज इक्वल टू nRT, अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही हो, R की वैल्यू कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही हो, ध्यान से सुने, अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, सो वहाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सुनना ध्यान से, अगर कोई रिएक्शन एक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस रिएक्टेंट के और जो प्रोडक्ट के जो मोल्स होंगे, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो तभी होंगे जब वो रिएक्शन गैसेज रिएक्शन है, क्लियर है, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो रही है। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो हम ये बोल सकते हैं, मान लो इसका कुछ 2 वॉल्यूम हमारे पास में है। 2 वॉल्यूम का मीनिंग है कि आप चाहे इसको लीटर में लो, चाहे आप इसको ml में लो, किसी में भी ले सकते हो, सही है, यूनिट आप डिसाइड कर सकते हो। सो इसका कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, प्लस साथ में इसका कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, प्लस साथ में इसका कितना वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम। तो ये आप इस तरीके से जो है वो स्टडी कर सकते हो, बहुत ईजी है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ वेट नहीं कंसिडर कर सकते, सही है। बहुत बार लोग जो होते हैं, यहाँ वेट गिवन होता है, तो जैसे सर ने वॉल्यूम बताया है वैसे ही वेट भी हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि 10 ग्राम NH3 है, तो 10 ग्राम NH3 से हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वेट गिवन है तो वेट से आप पहले मोल कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद स्टोइकियोमेट्री यूज़ करके मोल का यूनिटरी मेथड से सॉल्यूशन करो। क्लियर? जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये एक तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ कि किस किस तरीके से इसको स्टडी किया जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड होता है वो मोल के टर्म्स में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल के टर्म्स में हम लोग जनरली बात नहीं करते हैं। एंड अगर हम बात करें कि वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम लोग जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ, वॉल्यूम के अगर वॉल्यूम दिया हुआ था तो उसको डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब ये हमारे पास में हो गया। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली कितना प्रोडक्ट बनेगा जब हमें इनिशियली कुछ दिया होगा। यहाँ देखो इनिशियली कुछ नहीं दिया गया, तो जब हमें इनिशियली कुछ नहीं दिया गया है तो हम डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्री से स्टडी कर रहे हैं कि भाई इसके 2 मोल हैं तो इसके 1 मोल बन गया, इसका 3 मोल बन गया। सोचो अगर मुझे इसके 10 मोल दिए होते तो इसका कितना बनता, 5 मोल बनता। इसके 2 से 3 बनता तो 1 से कितना बनता, 3/2। सो 10 से कितना बनता, 15 मोल बनता। समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्टडी करनी आनी चाहिए आपको। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक बार के लिए एग्जांपल लेते हैं कि इसके 10 मोल हैं। इनिशियल कितने हैं, इनिशियली गिवन है 10 मोल। सो देखो 2 मोल से 1 मोल तो 10 मोल से 5 मोल बनेंगे। 2 मोल से 3 मोल तो 1 मोल से कितना बनेगा, 3/2। सो 10 मोल से कितना बनेगा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10, आंसर इज 15 मोल। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो ये आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। अब एक जनरल सा मेथड है जिसमें हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना हमारे पास में अमाउंट बनेगा। सुनना ध्यान से, एक रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। रिएक्शन हमारे पास में कुछ इस तरीके से, यही रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ से दिख जाएगा, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B गिव्स स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d एंड कैपिटल D। ये हमारे पास में एक जनरल सी केमिकल इक्वेशन है। इस जनरल सी केमिकल इक्वेशन में हम लोग अलग अलग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके x मोल गिवन है, फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। आपको इस रिएक्शन में केवल A के मोल दिए गए, आपको B के मोल नहीं दिए गए, आपको C के और D के मोल निकालने, ठीक है। तो सुने ध्यान से, पहले हम ये लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ इसके A मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, C मोल बन रहा है, तो बताओ इसके 1 मोल से कितना बनेगा। मैं एक बार के लिए यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक लाइन में लिख देता हूँ। देखो
ए मोल्स ऑफ, एक बार इस बॉक्स को हटा देते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, ए मोल्स ऑफ कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल सी मोल ऑफ कैपिटल सी। ये लैंग्वेज समझ में आई आप? सो बताओ 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस करेगा, C बाई ए मोल ऑफ C। हमें कितना गिवन है, हमें x मोल गिवन है, तो हमने यहाँ पे कितना लिया हुआ है, x मोल लिया हुआ है। सो इसके x मोल से इसका कितना बनेगा, सो बहुत सिंपल है, C बाई ए डॉट x मोल। समझ में आया? बताओ D कितना बनेगा, सो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, D बाई ए डॉट x। समझ में आया यहाँ तक? मैं फिर से बताता हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। ध्यान से लैंग्वेज सुने, लैंग्वेज लिखें, तभी आप इसको कर सकेंगे। अगर कैपिटल ए के स्मॉल ए मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटल सी के स्मॉल सी मोल, तो बताओ 1 मोल कितना करेगा। तो ये बेसिक से यूनिटरी मेथड है। तो 1 मोल कितना करेगा, C बाई ए। तो x मोल कितना करेगा, C बाई ए मल्टीप्लाइड बाई x। सिमिलर इसी तरीके से स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल डी मोल ऑफ कैपिटल डी। सो बताओ 1 मोल कितना करेगा, D बाई ए। सो x मोल कितना करेगा, D बाई ए मल्टीप्लाइड बाई x। अब आप बात आती है कि B जो है वो कितना रिएक्ट करेगा, रिएक्टिंग मोल्स ऑफ B। क्योंकि हमें B के इनिशियल मोल्स नहीं दिए गए हैं तो हम यहाँ पे रिमेनिंग नहीं निकाल सकते। रिमेनिंग तभी निकाल सकते हैं जब हमें इनिशियल मोल्स दिए गए हों। हाँ, हालांकि हम लोग B कंसिडर कर सकते हैं एज ए इनिशियल मोल, सही है, स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड अगर हम बात करें। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि एक्चुअली B कितना रिएक्ट करेगा, ये तो था कि C और D कितना प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। अब हम बात करने वाले हैं कि रिएक्टिंग मोल्स कितने हैं B के। तो B कितना रिएक्ट करेगा वो हम लोग बात करने वाले हैं। सो देखो, इस लाइन को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इन सबको एक बार इरेज नहीं कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। सुनो, A के कितने मोल B से रिएक्शन कर रहे हैं, स्मॉल b। तो हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, स्मॉल a मोल ऑफ B, सॉरी स्मॉल a मोल ऑफ A reacts with small b मोल ऑफ कैपिटल B। तो बताओ 1 मोल कितना करेगा, 1 मोल ऑफ कैपिटल A reacts with B बाई A मोल ऑफ कैपिटल B। सो बताओ x कितना करेगा, सो B बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स। सो बहुत सिंपल है, B बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो जिसका हमें डाटा गिवन है हम उसी से प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ रिएक्टेंट तो 2 है लेकिन जो डाटा गिवन है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का है, इसीलिए हम जो है यहाँ पे A से डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो अगर हमें B की अमाउंट दी गई हो, A की अमाउंट ना दी गई हो। तो सेकंड केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, केस नंबर 2। सुनना ध्यान से, केस नंबर 2 में क्या होगा, अब की बार हमें ये नहीं दिया गया, अब की बार हमें इसके y मोल दिए गए। हमें B के y मोल्स दिए गए। तो बहुत सिंपल है, अब तो आप इजीली कर सकते हो। बताओ स्मॉल b मोल्स ऑफ कैपिटल B प्रोड्यूसेस स्मॉल c मोल ऑफ कैपिटल C। सो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, C बाई B। सो y मोल कितना करेगा, C बाई B मल्टीप्लाइड बाई y। सो बहुत सिंपल, C बाई B मल्टीप्लाइड बाई y। समझ में आया? इसका कितना करेगा, बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हैं, D बाई B मल्टीप्लाइड बाई y। अब बताओ A कितना रिएक्ट करेगा। सो देखो क्या करेंगे, स्मॉल b मोल ऑफ कैपिटल B रिएक्ट्स विथ स्मॉल a मोल ऑफ कैपिटल A। सो 1 कितना करेगा, A बाई B। सो यहाँ आ जाएगा आपके पास A बाई B डॉट y।
तो ये तो हुआ हमारे पास। अच्छा, तीसरा केस आ सकता है। तीसरा केस अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी इस इक्वेशन में हम लोग कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ डाटा नहीं है, फिर उससे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकलेगा। तीसरा केस ये आ सकता है, हमें ए के भी मोल दिए गए हों, हमें बी के भी मोल गिवन हो। अगर मुझे ए और बी दोनों के मोल गिवन हो, फिर मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके मोल सबसे कम है। जिसके मोल सबसे कम होंगे वही क्या करेगा, प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। सो उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तीसरा हम केस बाद में डिस्कस करेंगे। तो चौथा केस जो है वो हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं। फोर्थ केस हमारे पास में ये होगा, क्या हो हमें रिएक्टेंट का अमाउंट ही ना दिया गया हो, हमें बोला गया हो कि इतना प्रोडक्ट बन रहा है। सो उससे हमें ये पता करना है कि एक्चुअली रिएक्टेंट कितना होगा और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा। क्लियर है? तो वो भी हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अगर आपको गिवन हो तो कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो हमारे पास में थर्ड जो केस है वो ये है कि सपोज़ करो कि हमारे पास में कुछ इस तरीके से हम किसी का भी ले सकते हैं। मान लो हम इसका ले लेते हैं, डी का। सो इसको मैं जेड मोल कंसिडर कर देता हूँ। आप सी का ले लो चाहे आप डी का ले लो, बात है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही। अब हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया है डी के जेड मोल आपको दिए गए। आपको ये बताना है कि बाकी सब कितने होंगे। सही है। सो बहुत सिंपल सा तरीका है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास में इसके जेड मोल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले ए और बी का पता कर लेते हैं। सो देखो इसको लिखने का किस तरीके का तरीका होगा। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मुझे ए मोल से डी मोल बनाने होते, क्लियर, मतलब कि इससे ये बनाना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल डी मोल ऑफ कैपिटल डी। सही है। तो इसको आप उल्टा लिख लो। उल्टा कैसे लिखोगे, देखो स्मॉल डी मोल्स जो हैं वो डी के हैं, इतने प्रोड्यूस करने के लिए मुझे स्मॉल ए मोल्स ऑफ ए चाहिए। सुनना ध्यान से, स्मॉल डी जो है इतने मोल प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ए के कितने मोल रिक्वायर्ड हैं, ए मोल्स रिक्वायर्ड है। सही है। तो मैं इसको एक बार के लिए मिटा देता हूँ, ये मिटाना ही पड़ेगा, ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि हम लैंग्वेज लिख सकें। एंड लैंग्वेज जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, टू प्रोड्यूस स्मॉल डी मोल ऑफ डी, स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए रिक्वायर्ड। सो बताओ, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ स्मॉल डी कितना रिक्वायर्ड होगा, ए बाई डी मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड। सो हमारे पास कितना है, हमारे पास में टू प्रोड्यूस z मोल ऑफ डी, ए बाई डी मल्टीप्लाइड बाय z मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड। क्या अब आपको बात समझ में आई? लैंग्वेज इस तरीके से लिखनी है, स्टार्टिंग में लैंग्वेज ज़रूर लिखेंगे। सो ये आ जाएगा ए बाई डी डॉट जेड। बताओ ये क्या आ जाएगा, अब तो बहुत सिंपल है, बी बाई डी मल्टीप्लाइड बाई जेड। एंड ये कितना आ जाएगा, सी बाई डी मल्टीप्लाइड बाई जेड। कर सकते हैं क्या? बहुत इजी से मेथड है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा कि किस तरीके से रीड करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन मैंने एक ही इक्वेशन में आपको तीनों केस करवा दिए हैं। हालांकि इसमें 4 केस बन सकते थे, बट वो तीसरा केस मैंने आपको जैसे बताया था कि वो इसमें कंसिडर नहीं करा जा सकता है, क्योंकि हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने डाटा नहीं लिया है। क्लियर? एक्स वाई जेड के टर्म्स में यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी है, ए बी सी डी के टर्म्स में वैल्यूज़ हैं, तो फिर फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, फिर दिक्कत आती।
सही है। तो ये रीड करना आना चाहिए आपको, ये किस तरीके से रीड करना है। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार समझोगे तो ईजिली आ जाएगा। बाकी जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन में लैंग्वेज भी लिखवाऊंगा, जिससे कि आपको और ईजिली ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर है? सो एक बार के लिए आप इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से डिस्कस करा जाएगा। फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो तो उसमें प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे जब हमारे पास में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि किस तरीके से हम लोग मोल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल है, तो देखें ध्यान से किस तरीके से इसको सॉल्व करा गया। फर्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास में जो रिएक्शन है वो है 2NH3 gives N2 + 3H2। सबसे पहले तो ये चेक करें कि रिएक्शन गिवन जो है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जब बैलेंस नहीं हो तो आप इसको बैलेंस ज़रूर करेंगे। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। एंड यहाँ अगर हम बात करें सो 85 हमें ग्राम दिया गया है। सो अब मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्राम से डायरेक्टली नहीं लिख लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि देखो सर इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, सो इसके 1 मोल से 1/2 बनेगा, सो इसके 85 से 1/2 × 85 बनेगा। सो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब की बार आपको मास गिवन है, ना कि आपको मोल्स गिवन है। तो मास से सबसे पहले आप क्या निकालो, स्टेप नंबर 1 इज़ मोल कैलकुलेट करो। सो 85 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे तो 17 5 85 होता है। सो आंसर आ जाएगा आपके पास में टोटल 5 मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है? यानी कि आपको NH3 जो है वो कितना दे रखा है, वो 5 मोल दिया गया। अब देखो इसके 2 मोल से इसका कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बार लैंग्वेज लिख देता हूँ। 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ N2। सो बताओ 1 मोल ऑफ NH3 produces 1/2 मोल ऑफ N2। सो बताओ 5 मोल ऑफ NH3 produces 1/2 multiplied by 5 मोल ऑफ N2 which is equal to 2.5 मोल। सही है? सो इसका मतलब इसका कितना प्रोड्यूस होगा, इसका 2.5 मोल प्रोड्यूस होगा एंड इसका H2 का कितना प्रोड्यूस होगा। सो H2 का जो प्रोड्यूस होगा वो देखो 2 से 3 बन रहा है। सो 3 से कितना बनेगा, सॉरी 2 से 3 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 3/2 एंड 3/2 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। सही है? तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, सो आंसर इज 7.5 मोल इसका बनेगा। सो ये हमने मोल निकाल लिया। अगर आपको वेट निकालना है तो क्या करोगे, वेट निकालना है तो बहुत सिंपल है, ये आपके पास में मोल है, इसको इसके मोलर मास यानी कि 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 28 से मल्टीप्लाई करो, सो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलर अगर आपको 7.5 गिवन है तो 7.5 मोल से आपको मास निकालना है। सो मास कैसे निकाल सकते हो, 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से विच इज़ 2 ग्राम। सो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 ग्राम आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो मास निकाला जा सकता है। ये कुछ कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर क्वेश्चन आपको दिया गया है वो ये है, कैलकुलेट द रेजिड्यू ऑब्टेन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3। Ag2CO3 को आपको स्ट्रांगली हीट करना है, और जब आप स्ट्रांगली हीट करेंगे सो देखिए बहुत सिंपल सा मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। ये एक सिल्वर का कार्बोनेट है एंड सिल्वर का जो कार्बोनेट होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। अगर आप इसको हीट करते हो तो ये सबसे पहले AgO बनाता है एंड फिर से Ag ऑक्साइड मतलब सिल्वर ऑक्साइड जो होता है वो अगेन अनस्टेबल होता है विच इज़ डिसोसिएटेड इनटू Ag+O2। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रिएक्शंस हैं वो कहाँ से आएंगी, तो ये आप एस ब्लॉक में पढ़ सकते हो, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग में थर्मल स्टेबिलिटी नाम का एक टॉपिक आता है, उसमें आपको एस ब्लॉक डी ब्लॉक के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं कि कौन से थर्मली स्टेबल होते हैं और कौन से थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो वहाँ आप उनकी रिएक्शंस देख सकते हैं, एग्जैक्ट आपको रिएक्शंस मिलेंगी। सो क्योंकि स्ट्रांगली हीट बोला गया है तो यहाँ पे सिल्वर आएगा, ना कि सिल्वर ऑक्साइड आएगा। सो Ag2CO3 जो है हमारे पास डिसोसिएटेड इनटू Ag+CO2 + O2।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। बैलेंस किस तरीके से करेंगे वो हम लोग को देखना है। सो देखिए, यहाँ अगर हम बैलेंस करें तो सिल्वर 1 है, यहाँ सिल्वर 2 आ जाएगा, सॉरी सिल्वर 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है तो 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग 3 कर लेते हैं इस तरीके से। सो ये एक इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि गिवन क्या है आपको। सो गिवन आपको ये दिया गया है 2.76 ग्राम। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल कैसे कैलकुलेट करा जाता है, 2.76 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। अब सिल्वर का मोलर मास जो होता है वो क्या होता है, 108 ग्राम होता है। सो 108 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 3 कर देंगे। सो इन सबको टोटल करोगे तो आंसर इज 276। सही है, आंसर कितना आएगा, 276 आंसर आएगा, 276 ग्राम। सॉल्व करोगे विच इज इक्वल टू 0.01, तो ये आ जाएगा आपके पास मोल। सो बताओ, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बना रहा है, तो इसके 0.01 से कितना बनाएगा, 0.02 मोल। बहुत सिंपल। बताओ CO2 कितना प्रोड्यूस करेगा, इसके 1 मोल से 1 मोल, तो 0.01 से इसका भी 0.01 मोल, इसके 1 मोल से इसका हाफ मोल, तो ये क्या आ जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब अगर आपको इसका मास निकालना है कि सिल्वर का, आपको क्या बोला गया, कैलकुलेट द रेजिड्यू। रेजिड्यू जो बना, कौन सा रेजिड्यू है आपके पास, सिल्वर का रेजिड्यू बनेगा। ये जो बनेगा सिल्वर वो कितना अमाउंट में होगा, तो बहुत सिंपल है, आप क्या करो 0.02 को मल्टीप्लाई कर दो 108 से। सही है। सो इसको 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, एंड ये आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा 0.08 मल्टीप्लाइड बाय आप क्या कर दोगे 108 से आप लोग इसको कर दोगे, तो ये लगभग 2.16 आ जाएगा। क्लियर। सो 2.16 ग्राम जो है वो आपको क्या मिलेगा, वो रेजिड्यू ऑब्टेन होगा। क्लियर। तो एक तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें इसमें यह है कि कैलकुलेट द मास ऑफ NHCO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 176 ग्राम ऑफ CO2। तो 176 ग्राम ऑफ CO2 अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितना मास जो है वो NHCO3 का रिक्वायर्ड होगा। तो देखें, इस बार हमें प्रोडक्ट का मास दिया गया है और हमें रिएक्टेंट का मास जो है वो पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि जो NHCO3 होता है इट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो थर्मली अनस्टेबल होता है, जो कि डिसोसिएट हो जाता है किसमें, Na2CO3 के अंदर, प्लस साथ में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, प्लस साथ में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O प्रोड्यूस करेगा। सो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो सोडियम यहाँ पे 1 ही है तो हम यहाँ 2 कर देते हैं, अब बाकी सब बैलेंस हो चुका है। सो 2 बाइकार्बोनेट जो होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बोनेट, प्लस साथ में 1 मोल ऑफ CO2, प्लस साथ में 1 मोल ऑफ H2O। क्लियर। गिवन क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो इस बार हमें मास ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है विच इज़ 176 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है ना, 176 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसका मोल निकाल लो। सो मोल कैसे आएगा, मोल इज गोस टू 176 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मास जो होता है वो 44 होता है। सो 44 ग्राम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये आंसर कितना आएगा, 44 से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 मोल्स आ जाएंगे। क्लियर। तो ये आ जाएंगे आपके पास में 4 मोल्स। एंड अगर हम बात करें कि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, सो इसके 4 मोल से इसका कितना प्रोड्यूस होगा, सॉरी इसके 4 मोल प्रोड्यूस करने के लिए इसके 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, इसके 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए इसके 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके 4 मोल्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसके 8 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, 8 मोल रिक्वायर्ड होगा। सही है। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने भी कुछ गड़बड़ी कर दी फ्लो में। तो देखें, 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड, 4 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 8 मोल रिक्वायर्ड। सही है। सो अगर हम बात करें, मुझे मास निकालना है तो सिंपल है, मास निकालना है तो मास ऑफ NHCO3 कितना आ जाएगा, इट इज़ 8 इंटू 84, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है 84। कैसे निकालेंगे, सो सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1 विच इज़ 24 प्लस 12 प्लस साथ में क्या आ जाएगा 16 इंटू 3। सो आंसर इज़ 84, 8 मल्टीप्लाइड बाई 84। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और फाइनली जो है आपके पास में आंसर आ जाएगा कि कितना जो है जो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा।
क्लियर। सो आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कितना आएगा ये? 8 इंटू 4 32 32, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 8 64 64 प्लस साथ में कितना आ जाएगा 3, 64 प्लस 3 67 672 ग्राम आ जाएगा। सही है। तो 672 ग्राम जो है आपके पास में मास होगा, किसका? रिक्वायर्ड मास होगा NHCO3 का। यानी कि अगर मुझे 176 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है तो मुझे कितना मोल जो है, सॉरी कितना मास जो है वो रिक्वायर्ड होगा NHCO3 का? 672 ग्राम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है। सो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा, एंड इसको आप लोग कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ होमवर्क के बारे में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। इनका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा, एंड जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड होगा एक्सप्लेनेशन के लिए उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। अदरवाइज़ बाकी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे जो कि सॉल्यूशंस होंगे प्रॉपरली सॉल्व करे हुए, वो आप लोग उसको देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि अपना आंसर जो है वो क्या होगा। क्लियर। सो इसमें एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला लास्ट वाला है। 5th वाले क्वेश्चन को आपको निकालना है, इसमें आपको परसेंटेज लॉस निकालना है, वेट के अंदर कितना आता है ये आपको कैलकुलेट करना है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपरली मिलेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर है। सो आज अपने जो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिएक्टेंट होता है, हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था। या तो हमें एक रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा होगा या फिर हमें एक प्रोडक्ट का अमाउंट दे रखा होगा, उससे हम लोग रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोड्यूस मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें मोल्स कैलकुलेट करने के बाद तो आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो, मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड कैटेगरी है, जिसके अंदर अगर हमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर गिवन हो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर गिवन है तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसी में जो कॉन्सेप्ट आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ सब समझ में आई होगी। फिर भी इसमें कोई रिलेटेड डाउट रहता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमसे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। एंड प्लीज़ होमवर्क ज़रूर सॉल्व करें और नेक्स्ट क्लास को ज़रूर अटेंड करें, एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज़ के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। धीरे धीरे हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपके जो भी सजेशन होंगे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि इसमें और ये चीज़ें ऐड करी जा सकती है। हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल को हम और ज़्यादा जो है वो ऐड करें, एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आप अपने एंड से कर सकते हैं अपने तरीके से पूरा सॉल्व करें उसको, जिससे कि हम यहाँ पे और ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।